वर्ल्ड हिस्ट्री की क्लास में आज के वीडियो में हम देखेंगे आधुनिक साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद शब्द आते ही हमारे दिमाग में कई सारी चीज़ें कौंध पड़ती है। प्राचीन विश्व के इतिहास को देखें या शुरुआती दौर देखें तो किस प्रकार से कबीलाई व्यवस्था अस्तित्व में आई और उसके बाद में ज़मीनों पर कब्ज़ा करना, भूमि पर कब्ज़ा करना और उसके बाद में धीरे धीरे साम्राज्यवाद की भावना पनपी। आधुनिक यूरोप या आधुनिक विश्व के इतिहास में देखें तो साम्राज्यवाद के जो तौर तरीके हैं वो बहुत ही अलग अलग किस्म से हमारे सामने आते हैं। हालांकि आज का दौर आर्थिक साम्राज्यवाद का है और दुनिया इससे जकड़ी हुई है, लेकिन हम राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें तो साम्राज्यवाद और आधुनिक साम्राज्यवाद, इसकी परिकल्पना कैसे हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसको समझने का आज हम इस वीडियो में प्रयास करेंगे। आधुनिक इतिहासकारों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध या मध्य तक की अवधि को आधुनिक साम्राज्यवाद का युग कहा है। साम्राज्य शब्द 1872 में बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा 1874 में ब्रिटेन के आम चुनाव के संदर्भ में गढ़ा गया था। वास्तव में इसे औपनिवेशिक साम्राज्य काल कहा जाना चाहिए। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजेल्स ने उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग किया। हॉब्सन पहला व्यक्ति था जिसने साम्राज्यवाद शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टिकोण से किया तथा बाद में अनेक राजनीतिक अर्थशास्त्रियों और इतिहासकारों द्वारा प्रबल संवाद आरंभ हुआ, जो अभी तक कायम है, यानी अभी तक समाप्त नहीं हुआ, उस पर परिचर्चा आज भी जारी है। साम्राज्यवाद मूल रूप से एक राजनीतिक संकल्पना है जो अन्य देशों के ऊपर एक देश के आधिपत्य को सूचित करता है। उपनिवेशवाद मूलतः एक जनसांख्यिकीय एक संकल्पना है जो किसी विदेश में आबादी की उपस्थिति का द्योतक है। निसंदेह जब एक आबादी अपने मूल देश को छोड़कर किसी अन्य देश में स्थानीय लोगों की शर्तों के रूप में रहती है, ऐसी आबादी को विदेशी या अप्रवासी कहा जाता है। लेकिन जब विदेशी आबादी स्थानीय लोगों पर संख्या या शक्ति या दोनों के संदर्भ में आधिपत्य करती है तो प्राय उसे औपनिवेशिक कहा जाता है, यानी शासन करने की दृष्टि से। निसंदेह शक्ति के संदर्भ में और सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में अन्य व्यक्तियों के ऊपर अधिकार का स्पष्ट अर्थ राजनीतिक अधिकार है, लेकिन ये तब तक साम्राज्यवादी अधिकार नहीं है जब तक विदेश में उसका कोई ऐसा केंद्र न हो जहां से अधिकार ग्रहण किए जाते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है। दूसरी तरफ उस देश में साम्राज्यवादी नियम के अंतर्गत सरकार की कार्मिकों की उपस्थिति आर्थिक रूप से आवश्यक होती है, चाहे अस्थायी रूप से हो। बहरहाल उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद दोनों में अर्थव्यवस्था का तत्व अत्यधिक होता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि साम्राज्यवाद का या उपनिवेशवाद शब्द का प्रयोग बहुत अस्पष्ट है। इसी कारण इस शब्द का प्रयोग मनमाने तरीके से किया जाता है। इसी कारण इसे परिभाषित करने का काम कठिन हो जाता है। संक्षेप में साम्राज्यवाद को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि भू क्षेत्र के विस्तार,
राजनीतिक शक्ति के विस्तार, पराधीन देशों के अधीन आर्थिक साधनों का शोषण, साम्राज्यिक राज्यों पर सांस्कृतिक प्रदान के उद्देश्य से दूसरे राज्यों को अधीन करने की नीति साम्राज्यवाद है। हम यहाँ पर 19वीं और 20वीं शताब्दी में विकसित उपनिवेशक साम्राज्यवादी प्रवृत्ति की मुख्य रूप से विवेचना करेंगे। 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य में यूरोपियों द्वारा भौगोलिक खोजों के बाद पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, हॉलैंड और फ्रांस के बड़े बड़े औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित किए गए थे। अमेरिकी महाद्वीप में दक्षिणी अमेरिका के अधिकांश भाग पर, मध्य अमेरिका, मैक्सिको, वेस्ट इंडीज तथा आज के संयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ भागों पर स्पेन ने कब्जा कर लिया। उत्तरी अमेरिका के कुछ भागों पर इंग्लैंड तथा फ्रांस ने कब्जा कर लिया। यूरोप के इन देशों से अनेक लोग अस्थायी रूप से बसने के लिए इन उपनिवेशों में चले गए। इस काल में अफ्रीका महाद्वीप में यूरोपियों का नियंत्रण लगभग 5वें भाग पर, विशेषतः समुद्री किनारों पर था। यह दासों के व्यापार का काल था। 17वीं सदी में दासों का व्यापार करने वाले यूरोपीय लोग प्रति माह लगभग 5000 अफ्रीकियों को गुलाम बनाकर अमेरिका बेचते थे। एशिया में यूरोपीय मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से आए। पुर्तगाल, इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस और दूसरे देशों के व्यापारी अपनी अपनी सरकारों का समर्थन पाकर एशिया के देशों में अपने व्यापारिक ठिकाने स्थापित करने तथा उनके साथ व्यापार पर एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। संपूर्ण साम्राज्यवादी युग को हम दो भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन या मध्यकालीन साम्राज्यवाद और नवीन साम्राज्यवाद। प्राचीन काल में सबसे अधिक रोमन संस्कृति के लोग आगे बढ़े थे। रोमन साम्राज्य विस्तृत और सुसंगठित था। मध्य युग में भी अरब वासियों तथा मंगोलों ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। इस समय का साम्राज्यवाद राजनीतिक साम्राज्यवाद था, जो वस्तुतः विश्व के सभी भागों में समान रूप से परिलक्षित रहा, जिसमें विभिन्न राजवंश स्वयं के राज्य के विस्तार हेतु पड़ोसी पर आक्रमण करते रहते थे, किंतु ये क्रम 14वीं शताब्दी के अंत तक स्थानीय प्रसार तक ही सीमित रहा। शासकों की राजनीतिक आकांक्षाएं, उनके भौगोलिक अज्ञान, प्राकृतिक रुकावटों तथा समुद्र में निश्चित मार्ग न मिलने के परिणाम स्वरूप उपनिवेशी या साम्राज्यवादी उत्कंठा होते हुए भी अपने महाद्वीप तक ही सीमित रही। 15वीं शताब्दी से यूरोपीय राष्ट्रों ने विश्व के अज्ञात क्षेत्रों को अधिकृत करके जो साम्राज्य खड़ा किया, उसे औपनिवेशिक साम्राज्य के नाम से पुकारा जाता है। इसका मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। व्यापार और उद्योग को नियमित करके सोना चांदी प्राप्त करने की नीति ही वाणिज्यवाद कहलाती है। दूसरे शब्दों में यूरोपीय देशों का मुख्य ध्येय उपनिवेशों से व्यापारिक लाभ प्राप्त करना था। साम्राज्यवादी देशों द्वारा उपनिवेशों के आर्थिक शोषण के कारण औपनिवेशिक साम्राज्य को आर्थिक साम्राज्यवाद के नाम से भी पुकारा जाता है। आमतौर पर साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशीकरण का पहला चरण 18वीं शताब्दी के अंत तक समाप्त हो चुका था। अंग्रेज़ों द्वारा भारत की विजय, जो 18वीं सदी के मध्य में प्रारंभ हुई थी, 19वीं सदी के आरंभ तक पूरी हो चुकी थी। इसी बीच चीन में साम्राज्यवादी घुसपैठ आरंभ हो चुकी थी। अब है यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद। 19वीं शताब्दी में वाणिज्यवादी प्रवृत्ति ने एक नया रूप धारण कर लिया। इस समय तक औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप आर्थिक क्षेत्र में नई विचारधाराओं का जन्म हुआ। वास्तव में औद्योगिकरण की नीति ही नवीन उपनिवेशीवादी नीति की जन्मदात्री थी। ऐसे सभी देशों के लिए जिनके पास प्रचुर मात्रा में संचित पूंजी थी, जिनका उत्पादन निरंतर बढ़ रहा था, ऐसे राज्यों के लिए पूंजी का निवेश करना तथा उत्पादन का निर्यात करना अति आवश्यक हो गया था। जर्मन चांसलर बिस्मार्क
जो अभी तक औपनिवेशों को जर्मनी के लिए भार समझता था, उसे भी क्रियाशील औपनिवेशिक नीति अपनाने के लिए बाध्य होना पड़ा। यूरोपीय राज्यों के विभिन्न तथा महत्वपूर्ण राजनयिकों ने अविकसित क्षेत्रों पर प्रभुत्व करना अपने राज्यों के लिए आवश्यक तथा अनिवार्य नैतिक जिम्मेदारी घोषित किया। उदाहरण के लिए फ्रांस ने औपनिवेशिक विस्तार को सभ्यता के विस्तार की संज्ञा दी। इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का भार या दायित्व समझा। इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य घोषित किया। इसी नीति के परिणाम स्वरूप 19वीं शताब्दी के अंतिम चरण में अफ्रीका महाद्वीप का 90% भाग यूरोपीय राज्यों के बीच विभाजित हो गया तथा इसी तरह से पैसिफिक सागर के दक्षिण में और एशिया के विस्तृत भूभागों पर यूरोपीय राज्यों का क्रमशः आधिपत्य स्थापित हो गया। यूरोप के प्रमुख विचारकों, लेखकों तथा प्रभावशाली व्यक्तियों ने समय समय पर औपनिवेशिक नीति को न्यायोचित ठहराने का प्रयास किया। 1868 और 1872 के बीच इंग्लैंड में इंपीरियल फेडरेशन आंदोलन के तत्वावधान में प्रभुत्वशाली व्यक्तियों ने ये बात उठाई कि इंग्लैंड को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास करने चाहिए। इसी तरह 1870 में ऑक्सफोर्ड में भाषण देते हुए प्रसिद्ध लेखक रस्किन ने कहा था कि इंग्लैंड को शीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए। उसे जहां भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए और अगर वे ऐसा नहीं करेगा तो वे नष्ट हो जाएगा। फ्रांस में तुलनात्मक दृष्टि से कम औद्योगिकरण हुआ था। वहाँ का जनमानस भी औपनिवेशिक नीति का पक्षधर नहीं था। फिर भी वहाँ की रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों लियो गेम्बेटा, जुल्स फेरी आदि ने अफ्रीका में ट्यूनीसिया और टॉकिन में उपनिवेश स्थापित करने के लिए दबाव बनाया। इस नवीन साम्राज्यवाद के औचित्य को समझने के लिए उस युग के यूरोप में व्याप्त नग्न शक्ति प्रदर्शन तथा उसके माध्यम से राष्ट्रीय गौरव और वर्चस्व को स्थापित करने के प्रयास के प्रकाश में देखना ही सर्वाधिक उपयोगी होगा। तो नवीन साम्राज्यवाद की पृष्ठभूमि में किस प्रकार से जो औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित देश थे, जिनके पास पूंजी ज़्यादा थी, उन लोगों ने किस प्रकार अविकसित राष्ट्रों के ऊपर कब्जा किया और वहाँ अपनी साम्राज्यवादी जो लालसा है उसको शांत किया, इसका ये संक्षिप्त विवरण आज के इस वीडियो में सम्मिलित है। और आगे अगले पार्ट में हम देखेंगे नवीन साम्राज्यवाद के विकास के क्या क्या कारण रहे थे। प्रोफेसर जलालुद्दीन काठाद, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री, SD गवर्नमेंट कॉलेज, ब्यावर।